हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल रिएक्शन, ठीक है ना, इसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं और रॉबर्ट हिल ने इसी खोज किया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं आपको हिल रिएक्शन बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि 10 के सिलेबस में हिल रिएक्शन डिटेल्स है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं ताकि अदर क्लास के बच्चे हो या और भी किसी भी जानकारी चाहिए तो हिल रिएक्शन को पता चल जाए, ठीक है ना। लेकिन 10th के लेवल पे ही पढ़ाया जाएगा क्योंकि हिल रिएक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि हिल रिएक्शन क्या है। एक्चुअली हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जब मिलाएंगे तो अभिक्रिया ज्यादा बढ़ जाती है। पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे कि इसमें हिल रिएक्शन क्या होता है और हल्का सा डार्क रिएक्शन भी देख लेंगे ताकि आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि क्या होता है हिल रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हिल रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह एक अभिक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आती है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही होती है, यानी पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया जब चल रही होती है उसी दौरान हिल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब यह अभिक्रिया होती कहाँ है एक्चुअली, यह पत्तों में होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया दिया था, लेकिन हम आपको हल्का सी जानकारी एक बार फिर से दे दे रहे हैं। देखिए कि ये जो आपकी पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। यानी पत्तियों में हरे हरे रंग के बड़े बड़े धब्बे होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो इसे आप कह सकते हैं कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब इस हरित लवक के बाद पत्तियों में और भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम कहते हैं रंध्र। इनकी साइज जो होती है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट से छोटी होती है और इन्हें कहते हैं पर्णहरिम, सॉरी पर्णहरिम नहीं, रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। यानी अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और इसे बोलते हैं आप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये होता है पत्ती। अब एक्चुअली जो पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप ओवरऑल सुने होंगे कि ओवरऑल पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में। पर उसके अंदर भी जाकर देखें तो पूरी पत्तियों में नहीं, पत्तियों में जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर होता है और उसमें भी अंदर जाकर देखें तो बहुत कुछ होता है। तो मैं एक क्लोरोप्लास्ट का चित्र बना रहा हूं, आप देखिएगा। इतने छोटे से क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं ऐसे कि ये एक्चुअली मान लीजिए कि आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है यह दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। तो जब ये दोहरी झिल्ली की संरचना होती है तो मैं इसमें एक और झिल्ली बना दे रहा हूं इस प्रकार से कुछ, जिससे पता चले कि हाँ यह दोहरी झिल्ली की क्या है, संरचना है। देखिए तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक दोहरी झिल्ली की संरचना आती है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है वो देखिए। जो इतना छोटा सा पदार्थ आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या क्या चीज होती है। तो इसमें एक्चुअली एक सिक्के जैसी संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। और यह संरचना एक दूसरे के ऊपर ऐसे बनी होती है, पटलिका बनाती है एक दूसरे के ऊपर रख करके ऐसे। तो एक पिलर की तरह यह काम करता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इस पूरी संरचना को, इस पूरी डिजाइन को आप बोलते हैं क्या, ग्रेना। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेना या ग्राना भी बुक्स में लिखा होता है, ठीक है। अब एक पत्ती के अंदर ऐसी कम से कम 2, 3 या 4 संरचनाएं हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है पत्तियों के आकार पे, कितनी बड़ी पत्ती है कितनी छोटी पत्ती है, ठीक है ना। अब हमने 2 बनाया, जरूर नहीं कि 2 ही होंगे इसमें। अब ये अभी क्या है, आपका ग्रेना ही है, ठीक है ना। ये अभी क्या है, ग्रेना ही है। अब अगर इसमें से केवल एक पार्ट को लेकर देखा जाए, केवल एक पार्ट इसमें से, एक सिक्के की संरचना है और इस सिक्के की संरचना, एक संरचना को अगर लेकर देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक संरचना, तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे थैलेकॉइड्स, थैलेकाइड, ठीक है ना, एक संरचना को। और थैलेकाइड दूसरे को ऊपर रखते चले जाएंगे, ये जो संरचना बनकर तैयार हुई है इसे क्या बोलेंगे, ग्रेना कहेंगे। अब ग्रेना और थैलेकाइड अलग अलग समझा गया आपको। ये थैलेकाइड क्या है कि यह एक संरचना होती है सिक्के जैसी, इसे थैलेकाइड बोलते हैं। और यही थैलेकाइड दूसरे को ऊपर अगर रखा जाए तो यह जो संरचना पिलर की तरह बनकर दिखाई दे रही है, इस पूरी संरचना को, ओवरऑल संरचना को बोलते हैं आप क्या, ग्रेना, ठीक है। अब इस ग्रेना के अंदर, सॉरी ग्रेना के अंदर नहीं, इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म में भरा होता है, यानी कि एक लिक्विड भरा होता है। और इस लिक्विड को हम कहते हैं बच्चों स्ट्रोमा। देखिए हमने इसमें भर दिया। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 चीजें हैं, एक ग्रेना है और एक क्या है आपके पास, स्ट्रोमा है।
तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे कर दिया कि ये जो लिक्विड फॉर्म में जो चीजें हैं इससे आप क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। यानी हरित लवक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ग्रेना है और स्ट्रोमा है। ठीक है, ग्रेना ऐसे सॉलिड है, स्ट्रोमा ऐसे लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब एक थैलेकॉइड्स के यहाँ से निकाल करके अगर इसके अंदर चेक किया जाए तो इसमें आपको इस एक थैलेकॉइड के यहाँ से एक निकाल लिया गया थैलेकॉइड, अगर इसमें चेक किया जाए तो इसमें भी एक लिक्विड भरा हुआ है। इसमें भी क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है और उस लिक्विड को हम बोलते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल। ठीक है, और इसे हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो पर्णहरिम भरा हुआ है। अब इस पर्णहरिम के भी अंदर देखा जाए कि कोई एलिमेंट है क्या, कोई तत्व है क्या, तो हाँ इसके अंदर भी एक तत्व है और उस तत्व का नाम है क्या, मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम नाम का क्या है, इसमें एक तत्व है। ठीक है, मैग्नीशियम तत्व भरा हुआ है। अब देखिएगा, तो एक्चुअली इस एक क्लोरोप्लास्ट को हमने यहाँ बना के दिखा दिया कि एक क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो ये आपका एक हरित लवक का पूरा ओवरऑल फिगर है, किसका है, हरित लवक का। ठीक है ना, अब देखिएगा कि एक्चुअली इसमें रिएक्शन शुरू कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखिए, अब मान लेते हैं कि यहां से अगर सूर्य की लाइट यानी प्रकाश, सनलाइट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, अगर सनलाइट क्या कर रहा है कि आकर सबसे पहले जब पत्ती के ऊपर गिरता होगा तो पत्ती के ऊपर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पे गिरता होगा, फिर क्लोरोप्लास्ट से वो कहां जाता होगा, डायरेक्ट ग्राना पे यानी ग्रेना पे। तो यह सूर्य का जो प्रकाश है इस ग्रेना पर क्या किया है, गिरा है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे लिख के बताता जाऊंगा आपको। सबसे पहले यह प्रकाश आगे गिरता है ग्रेना पर। अब ग्रेना पर गिरता है तो ग्रेना में से एक अगर पटलिका निकाल के देखा जाए तो उससे बोलते हैं थैलेकाइड। क्या बोलते हैं, थैलेकाइड। तो यानी कि अब लाइट जाती है ग्रेना पे गिरती है तो ग्रेना हीट होता है, तो यानी ग्रेना की हीट होने की वजह से यानी कि थैलेकाइड हीट होने लगता है। जब थैलेकाइड हीट होता है तो थैलेकाइड में भरा हुआ है क्या, पर्णहरिम। तो इसकी वजह से कौन हीट होता है, फिर पर्णहरिम हीट होने लगता है, यानी गर्म होने लगता है। जब पर्णहरिम हीट होगा, गर्म होगा, तो उसके बाद पर्णहरिम के अंदर है कौन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम उसके बाद हीट होता है, यानी कि वो उत्सर्जित करने लगता है क्या, इलेक्ट्रॉन। जब यह हीट होने लगता है यानी यह आवेशित होने लगता है, तो आवेशित होने के बाद यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो यह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, जिसकी वजह से कई चीजों का इसमें निर्माण भी होता है। और इसके बाद क्या क्या होता है, कहानी आगे हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे देखते जाइएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिएगा, सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश आएगा और यह कहां जाएगा, आकर के ग्रेना पर गिरेगा। सूर्य का प्रकाश आया, ग्रेना पर गिरा, ग्रेना पर गिरेगा तो बस ग्रेना, उसके बाद क्या होगा, ग्रेना के हीट होने की वजह से फिर कौन कहां जाएगा, वह थैलेकॉइड्स में जाएगा। थैलेकॉइड्स में जाएगा, जब थैलेकॉइड में जाएगा तो फिर वहां से कहां जाएगा, देखते जाएगा। थैलेकॉइड हीट होगा तो फिर उसके बाद थैलेकॉइड में भरा हुआ है कौन, पर्णहरिम। तो इसके बाद कौन हीट होगा, आपका पर्णहरिम हीट होगा। ठीक है ना, जब पर्णहरिम हीट होगा तो फिर यहां से जब उसके अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। इसके बाद जब वह हीट होगा तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की वजह से यहां पे एक एंजाइम का निर्माण होगा, NADP। NADP का निर्माण होगा। अभी मैं आपको इसका पूरा नाम बता दिया करूंगा, फिलहाल आप देख रहिए कि यहां से हमने प्रारंभ किया है। ठीक है ना, यहां से प्रक्रिया क्या है आपकी, प्रारंभ हो रही है। यहां से प्रक्रिया क्या है आपकी, प्रारंभ हो रही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे ऐसे चल रही है। तो NADP का निर्माण होता है। अच्छा, ये सब प्रक्रिया चल कहां रही है, इस थैलेकॉइड्स के अंदर ही चल रही है। ठीक है ना, तो सूर्य का प्रकाश आया ग्रेना पर, ग्रेना से थैलेकॉइड पर गया, थैलेकॉइड के अंदर पर्णहरिम होता है, वह हीट होगा, फिर उसके अंदर बैठा है मैग्नीशियम नाम का तत्व, फिर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, जिसकी वजह से NADP का क्या जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। और यह है क्या, एक प्रकार का सह एंजाइम यानी कोई एंजाइम है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को बदलने में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो इसका निर्माण होगा। अब इसके अंदर जो जल है, क्योंकि आप जरूर जानते हैं कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने जाएंगे यानी अपना भोजन बनाने जाएंगे तो वह जमीन से जल ग्रहण करते हैं, उसके बाद भोजन बनाते हैं। तो इसके इस पत्तियों के अंदर जब जल आ जाएगा तो जो जल इसमें उपस्थित होगा इसके अंदर, थैलेकॉइड्स के अंदर, तो यह NADP क्या काम करता है कि जो जल होता है उस जल को तोड़ देता है, यानी कि जल का अपघटन कर देता है, जल का
अपघटन यानी जल को तोड़ेगा। अब जल को तोड़ेगा, इस जल को तो दो हिस्सों में तोड़ेगा, इसको H+ में तोड़ देगा और OH- में तोड़ देगा। जल को तोड़ देगा। जल का अपघटन किस हिस्से में होता है? H+ और OH- में होगा। पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से समझिए। सूर्य का प्रकाश आया ऐसे ऐसे, अब ये जल का अपघटन होगा। कौन तोड़ेगा? NADP। या NADP का जो निर्माण हुआ है, यह क्या काम करता है कि जल अपघटन करके तोड़ देता है। अच्छा, ऐसा करता क्यों है? क्योंकि ये जो एंजाइम है NADP, इसको हाइड्रोजन पसंद है, ठीक है ना। अब एक्चुअली देखा कि मेरे खाने के लायक जो हाइड्रोजन वो तो यहाँ है ही नहीं, जल है, लेकिन जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ है, तो यह इसको ग्रहण नहीं कर सकता है जल को। इसलिए क्या काम करता है कि इसको तोड़ देता है, किसको? जल को। और जल को तोड़ देता है दो आयनों में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है ना। OH आयन, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इस आयन में यानी H+ और OH- में इसको तोड़ देता है। जब इसको तोड़ देता है तब अब आराम से NADP इसको ग्रहण कर सकता है। तो देखिए, अब जब तक ये साथ में थे तब तक ये इसको नहीं ग्रहण कर सकता था, लेकिन अब इसको तोड़ दिया तो ग्रहण कर लेगा। तब इसके बाद क्या होगा कि अब केवल यह एक जल का अणु है, लेकिन पत्तियों में बहुत सारे जल के अणु हो सकते हैं। जब बहुत सारे जल के अणु टूटेंगे तो बहुत सारे H और बहुत सारे OH में बनेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो बहुत सारे यहाँ पे OH निकलेंगे, क्योंकि यह 8 OH निकलेगा नहीं, तो आगे चल के होगा क्या कि यह जो OH है तो और भी OH निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जल का केवल एक अणु तो है नहीं, तो बहुत सारे OH आयन होंगे और बहुत सारे H+ आयन भी होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे OH आयन भी हो सकते हैं और बहुत सारे H+ आयन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक जल के अणु को टूटने से ये चीजें बढ़ रही है। एक जल का अणु टूटेगा तो उससे केवल यह बनेगा, और केवल एक ही जल का अणु तो है नहीं पौधों में, इसलिए कई ठे आपके पास H+ बन सकते हैं और कई ठे आपके पास OH- बन सकता है, ठीक है ना। कई ठे आपके पास H+ बनेगा और कई गो आपके पास OH- बनेगा। अभी लेकिन फिलहाल बुक्स में इतनी चीजों को दिखाया नहीं जाता है, आपको यही बता दिया जाएगा कि अब ये जो OH आयंस हैं ये आपस में क्या काम करते हैं कि जुड़ करके, आपस में ये जुड़ करके क्या कर करके ये सभी लोग जुड़कर क्या बना देते हैं? जुड़कर ये बनाते क्या है? फिर से पुनः जल का निर्माण कर देते हैं और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। पुनः ये सब जुड़ करके इन दो चीजों का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण कर देते हैं। एकदम स्पेशल तरीके से आपको बता रहा हूं, हिल रिएक्शन कभी ऐसा आपको वीडियो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए बेहतरीन तरीके से समझिए कि हिल रिएक्शन क्या है, सबके लिए एकदम काम आसान कर रहा हूं कि जब ये सभी लोग मिल करके क्या करेंगे, फिर से पुनः जल का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन गैस का। इसीलिए आप, और यह सब हो तो रहा है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए आप पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण में जल का निर्माण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आप जानते हैं कि नहीं? देखिए, मैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण में होता है एक्चुअली ये है कि CO2 गैस होती है और जमीन से वह जल लेता है पौधा, और प्रकाश की उपस्थिति में और नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या काम करता है कि C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और साथ में जल और ऑक्सीजन गैस बनती है। ये पूरी रिएक्शन है। तो अब प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत दो रिएक्शन चलती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन को ही देखिए आप लिखा है लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन, ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन को प्रकाशिकी कहते हैं, लेकिन इसको वैज्ञानिक रॉबर्ट हिल ने देखा था सबसे पहले, इसीलिए कहा गया कि प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया के नाम से इसे बोल सकते हैं, यानी लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन। लेकिन यह फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में अभिक्रिया होती है, उसके बाद दूसरे चरण में, यानी कि इस ग्रेना के अंदर पहले यह काम हो रहा है, क्योंकि प्रकाश पहले ग्रेना पे जा रहा है, तो ग्रेना के अंदर यह काम फर्स्ट स्टेप में होता है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में कहते हैं कि लाइट रिएक्शन है। सेकेंड चरण जो होता है, दूसरा चरण, वह इस ग्रेना के अंदर नहीं बल्कि जो पानी वाला पदार्थ स्ट्रोमा है इसके अंदर होगा, तो इसमें प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं कि बिना प्रकाश के होने वाली अभिक्रिया, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों मिल करके कंप्लीट करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को। लेकिन हम यहां देख रहे हैं क्या? हिल रिएक्शन स्पेशली, ठीक है ना। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि यहां से कहां तक पहुंच गए थे कि सूर्य का प्रकाश आया है ग्रेना पर। देखिए, सूर्य का प्रकाश आया ग्रेना पर, ग्रेना के अंदर है क्या? थैलेपाइड्स, थैलेपाइड्स के अंदर है पर्णहरिम, पर्णहरिम के अंदर मैग्नीशियम, फिर वो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, तो इसको उत्सर्जित करने से किसका निर्माण होगा? NADP का निर्माण होगा, ठीक है। और इस NADP का निर्माण होगा तो यह क्या काम करेगा? जो पहले से जल है, जो पहले से जल है उसका अपघटन कर देगा। अपघटन मतलब होता है तोड़ना। जब तोड़ेगा तो उसको दो फॉर्म में तोड़ेगा, क्योंकि जल के तोड़ेंगे दो ही आयन में, एक H+ में और OH- में तोड़ेगा।
लेकिन कैठे जल के और टूटेंगे तो कैठे H प्लस होगा, कैठे OH माइनस होगा। तो जितने OH माइनस है उस सब जुड़ करके आपस में दो चीजों का फिर से निर्माण करेंगे, जल और ऑक्सीजन गैस। और यही मैं आपको समझा रहा था कि देखिए यहाँ से फिर निर्माण हुआ है जल और ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। इतना का निर्माण हो जाएगा जल और ऑक्सीजन गैस का। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि यह जल और ऑक्सीजन गैस, ये जो होता है यह वाला जो जल है और यह ऑक्सीजन गैस, यह दोनों रंध्र से होकर बाहर निकल जाते हैं, रंध्र से होकर बाहर निकल जाते हैं, यह बात होती है। तो यही आप ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है कहां से, रंध्र से। इसके पीछे वीडियो में हमने बता दिया है। या जल भी निकलता है कहां से, रंध्र से, क्योंकि जल निकलने की प्रक्रिया को आप वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। और यह गैसों का आदान प्रदान होगा तो CO2 अंदर जाएगा और O2 बाहर आता है। तो O2 तो बाहर आ गया, ये तो आप देख लिए, लेकिन अब CO2 कहां से आता है उसको देखिए। तो एक्चुअली अब क्या आता है, आज पत्तियों में से हो रहा है सब कुछ से जल का और निर्माण और ऑक्सीजन का निर्माण इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ है। लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट के बाद या इस छोटा सा जो रंध्र बनाया गया है इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर आती है, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं रहता है। तो यहाँ से रंध्र के अंदर जाएगा, रंध्र से फिर क्या करेगा, रंध्र छिद्र खुलेगा तो वहां से ऑक्सीजन गैस निकल जाती है बाहर। और मैंने आपको पिछली वीडियो में रंध्र पढ़ा भी दिया है कि रंध्र कैसा होता है। तो रंध्र ऐसे सेम के बीज के आकार का कुछ डिजाइन होती है, ठीक है ना। रंध्र क्या होता है, सेम के बीज के आकार की ऐसी डिजाइन होती है और इसमें कुछ सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। ऐसे सहायक कोशिकाएं भी होती हैं और यही आपका रंध्र छिद्र होता है। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जीव द्रव्य भरे रहते हैं, यानी कि केंद्रक होते हैं इस तरीके से। ये आपका रंध्र, एक छोटा सा छिद्र जो ये वाला है इसका चित्र ये जो पिछली वीडियो में बताया जा चुका है आपको। और ये जो बड़ा सा धब्बा है इसका चित्र ये वाला है, ठीक है। दोनों रंध्र और हरित लगभग दोनों को यहाँ बड़ा करके आपको दिखा दिया गया है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जानते क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन या प्रकाशिकी अभिक्रिया। हिल रिएक्शन या प्रकाशिकी, इस पूरे प्रोसेस को ही बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, अब यहाँ से यानी कि इस ग्रेना के अंदर जो थैलेकॉइड्स है इसके अंदर इस सारी की सारी प्रक्रिया हुई है। जब इसके अंदर सारी प्रक्रिया हो गई है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन गैस ये आ गया इससे निर्माण होकर के, तो अब एक्चुअली अभी तो बाहर निकल गया, यहाँ पे हमने बता दिया। लेकिन होता क्या कि थैलेकॉइड के अंदर जब इसका निर्माण हो जाता है H2O और ऑक्सीजन गैस का, तो ये H2O और ऑक्सीजन गैस इस थैलेकॉइड के अंदर से निकल करके, यानी कि ये जो सिक्का देख रहे हैं इसके अंदर से निकल करके ये पनिया में आके मिल जाता है। हाँ, जो खाली जगह है देख रहे हैं ये स्ट्रोमा में, यानी इसके अंदर से जो जल बना है, इसके अंदर से क्या बना है, जल, और जो इसके अंदर बना है क्या, ऑक्सीजन गैस। अब यहां से निकल के बाहर आ जाती है। कौन बाहर आ जाएगा, आपका जल भी बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी बाहर आ जाएगा। और बाहर कहां तक आया, अभी पत्ती से बाहर नहीं गया है, क्योंकि अभी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है, ठीक है ना। थैलेकॉइड के अंदर बना है, थैलेकॉइड से बाहर निकल के पनिया के आके मिल गया। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया चल रही होती है, जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो यहाँ इस स्ट्रोमा के अंदर, जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तो इस स्ट्रोमा के अंदर एक और पदार्थ का निर्माण होता है, RUDP बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, RUDP, या इसी का दूसरा नाम भी है कि RUBP, दोनों एक का नाम है, ठीक है ना। RUDP या RUBP, इसका निर्माण हो जाता है स्ट्रोमा के अंदर। कब, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है उसी दौरान क्या होता है, RUDP और RUBP दोनों में से किसी एक का ही नाम लिखेंगे, ठीक है ना। RUDP या RUBP में से किसी एक का क्या करता है, निर्माण होता है। दोनों चीज एक ही है, इसका निर्माण जाता है। अब ई का काम करता है कि इसको पसंद है क्या, CO2 गैस। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या निर्माण हुआ, थैलेकॉइड के अंदर क्या निर्माण हुआ था, यहाँ देखिए NADP का निर्माण हुआ था। किसके अंदर, इस थैलेकॉइड्स के अंदर, थैलेकॉइड्स के अंदर NADP का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इस स्ट्रोमा के अंदर किसका निर्माण हुआ है, RUDP या RUBP का निर्माण हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात यहाँ बताना आपको भूल गए, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका जल गठन हुआ है तो OH मिल करके जुड़ करके जल और ऑक्सीजन गैस तो बना लिए हैं, और ये सब दोनों रंग से बाहर भी जाएंगे अभी। लेकिन ये हाइड्रोजन में बच जा रहा है, H प्लस क्या कर रहा है, बच जा रहा है। तो यह इस थैलेकॉइड्स के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन बच जा रहा है। थैलेकॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन क्या करेगा, बच जाएगा, क्योंकि जल का निर्माण तो हुआ है, बाद में हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे पहले टूटता है जल, तो H प्लस और OH में टूटता है, तो OH मिलकर आपको जल ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। हाँ, जो H प्लस बचा है ना, ये जो H प्लस बचा है यह NADP को पसंद है। कौन, यही, तो यह ऐसा कर लेगा क्या, ग्रहण कर लेगा इसको, NADP H प्लस को ग्रहण कर लेगा।
तो बनाएगा क्या इसके बाद, जब ग्रहण करेगा तो जब ग्रहण करने के बाद यहां से बना देता है NADPH बनाता है, NADPH बनाता है, ठीक है ना। किस जब यह NADP ग्रहण करता है H को तो बनाता है NADPH। अब यह भी एक प्रकार का सह एंजाइम होता है, ठीक है, यह एक प्रकार क्या होता है, सह एंजाइम होता है। सभी कई काम करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चल रही होती है, ये जो प्रकाश ऊर्जा है यह सब इस ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज के अंदर रासायनिक ऊर्जा है, तो सब के सब काम हो रहा है खाली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए, ठीक है। चलिए अब एक्चुअली कहाँ ये AH+ कहाँ गया आप जान गए ना, AH+ कहाँ गया आप जान गए कि यह NADP इसको क्या कर सकता है, ग्रहण कर लेता है, और यह जो OH मिलकर क्या बनाता है, जल और ऑक्सीजन, यही पत्तियों से बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो हमको इसी की जरूरत रहती है। अब एक्चुअली आगे देखिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चल रही होती है तो इस स्ट्रोमा के अंदर जो ये जल की तरह दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रोमा के अंदर निर्माण जाता है RUDP या RUBP का निर्माण जाता है। अब इसको पसंद जानते हैं क्या, CO2 गैस। अब इसको पसंद है, अब स्ट्रोमा में बाहर कौन आया है, ये जल और ऑक्सीजन गैस, यहाँ स्ट्रोमा के अंदर है कौन, RUDP। अब RUDP कहता है कि मुझे ना तो जल पसंद है ना तो ऑक्सीजन गैस पसंद है, ना तो जल पसंद है ना तो ऑक्सीजन गैस पसंद है, ये कहता है मुझे पसंद है तो कौन, CO2 गैस। आज जो इस थैलेकाइड के अंदर NADP बना था, इसको पसंद था हाइड्रोजन, इसीलिए इस जल को तोड़ के हाइड्रोजन बना दिया था और हाइड्रोजन फिर ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करता था NADPH का निर्माण करता है। लेकिन RUDP को क्या पसंद है, CO2 गैस, तो अब इसके अंदर कहीं CO2 गैस है नहीं है, तो अब यह RUDP का काम करता है कि इस पत्ती से बाहर यानी हरित लवक से बाहर यानी वातावरण में से CO2 गैस को क्या काम करता है, ग्रहण कर लेता है। ये रही आपकी CO2 गैस, वातावरण तो बहुत सारी CO2 गैस घूम रही है, तो यह RUDP CO2 गैस को क्या कर सकता है, बाहर से वातावरण से ग्रहण कर लेता है रंध्र के माध्यम से, ठीक है ना। अब यह RUDP इसको ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करता है तो यही RUDP ग्रहण करके CO2 को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सब C6H12O6 में। अब यह प्रक्रिया बड़ी है क्योंकि हर स्टेप आपको क्लास 10th में नहीं सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो बस ये समझिए कि RUDP CO2 गैस को ग्रहण करता है, उसके बाद यह इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने की पूरी कोशिश करता है और बदल भी देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, तो अब क्या होता है इसके बाद, तो यहां से जो आता है ये CO2 गैस आ गई कहां से, वातावरण के बाहर से खींच करके आ गई CO2 गैस अंदर, आ गई CO2 गैस अंदर। और जब CO2 गैस अंदर आ गई तो यहाँ जगह की कमी पड़ने लगती है, ठीक है ना। CO2 गैस अंदर आती है तो जगह की कमी पड़ती है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर जो राजा बना बैठा हुआ है वह RUDP ही है। अब RUDP को ना तो जल पसंद था ना तो ऑक्सीजन गैस पसंद थी, तो ये क्या काम करता है कि जब से CO2 इसको पसंद है, CO2 को बुलाता है इसके अंदर और उसके बाद जगह की कमी पड़ने लगती है और तुरंत क्या काम करता है कि ऑक्सीजन गैस और जल क्या करता है, तुरंत बाहर कर देता है कि निकलो यहाँ से बाहर, जगह नहीं है, तो तुरंत यहाँ से ऑक्सीजन गैस और जल क्या आ जाता है, बाहर जाता है और यह रंध्र के माध्यम से होता है। तो यही हम कहते हैं कि पूरी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बन के बाहर निकल रही है। अब एक्चुअली है क्या कि ऑक्सीजन गैस ना इस RUDP को पसंद नहीं आती है, यानी कि इसके हिसाब से बेकार है ऑक्सीजन गैस, इसके हिसाब से क्या बेकार है, इसके हिसाब से CO2 गैस अच्छी है, CO2 गैस हम लोग छोड़े रहते हैं वातावरण में। तो इसीलिए कहते हैं कि सह उत्पाद के रूप में ये जल और ऑक्सीजन गैस बन रहा है, जो न तो इस RUDP को पसंद है, न तो RUBP को, और ये दोनों चीजें कही है इनको पसंद नहीं है, इसलिए क्या काम करते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये जो पूरी प्रक्रिया है कि ये बाहर निकल गया और जब ये CO2 को किसमें बदल देंगे, ये सब RUDP C6H12O6 में बदल देंगे, ठीक है ना। तो यही पूरी प्रक्रिया को आप बोलते हैं क्या, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो यहां तक जब केवल ग्रेना के अंदर हो रही थी अपक्रिया तो उसको बोलते हैं आप लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन या प्रकाशिकी अपक्रिया। और जो स्ट्रोमा के अंदर हुआ है यानी CO2 गैस का आना और फिर यह CO2 गैस किसमें तब्दील हो जाएगा, ग्लूकोज यानी C6H12O6 में तब्दील हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आपकी डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशिकी अभिक्रिया। तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी अभिक्रिया चल रही है, अप्रकाशिकी, और ग्रेना के अंदर कौन सी चल रही है, प्रकाशिकी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि स्ट्रोमा के अंदर कौन सी अभिक्रिया चल रही है, डार्क, यानी डार्क का मतलब है कि इसको किसकी जरूरत नहीं है, डार्क रिएक्शन यानी लाइट की जरूरत नहीं है। और जो ग्रेना है, इस ग्रेना में जब तक प्रकाश आएगा नहीं तब तक यह गर्म नहीं होगा, तब तक परहरिम गर्म नहीं होगा, तब तक उसके अंदर का मैग्नीशियम गर्म नहीं होगा, तब तक वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा, यानी कि इसके लिए जरूरी है प्रकाश, इसीलिए इसको बोलते हैं कि लाइट रिएक्शन, ठीक है ना। ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में प्रकाश की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हाँ, लेकिन जब तक ग्रेना में होगा नहीं अभिक्रिया तब तक स्ट्रोमा में हो नहीं सकता है। यानी कि यह ग्रेना के अंदर कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर, और सेकेंड स्टेप में, कौन से स्टेप में, सेकेंड
सेकेंड चरण में जो होता है स्ट्रोमा में होता है। फर्स्ट चरण में कहाँ अभिक्रिया होती है? ग्रेना में, और सेकेंड चरण में कहाँ अभिक्रिया होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, अब फर्स्ट चरण में जो अभिक्रिया होगी इसी को आप बोलते हैं हिल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हिल। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो फर्स्ट चरण में अभिक्रिया है इसी को आप बोलते हैं हिल रिएक्शन, और जो सेकेंड चरण में अभिक्रिया है इसी को आप बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है ना, या अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। इसे हिल तो हम बस इसलिए बोल देते हैं कि वैज्ञानिक रॉबर्ट हिल ने इसे क्या किया था? खोज किया था। खोज क्या किया था? सबसे पहले उसने देखा था। ठीक है ना, इसने क्या किया था? देखा था कि यह कैसे कैसे हो रहा है, रॉबर्ट हिल ने देखा था, तो इसीलिए इसको हिल रिएक्शन बोल देते हैं। तो अब ये दोनों हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों मिल करके जब बनता है, हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवरऑल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके अंदर पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन की सहायता से, ठीक है ना। और इसी में एक केल्विन चक्र भी आता है। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस C6H12O6 में कन्वर्ट होती है तो उस बीच जो प्रक्रिया चल रही होती है उसको हम केल्विन चक्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ पढ़ा रहे थे हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत केल्विन चक्र भी आता है। तो ये पूरी ओवरऑल प्रक्रिया आपको अगर समझ में आ गई होगी तो ठीक है, मैं एक बार फिर से क्या कर दे रहा हूँ? रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखिएगा, सबसे पहले एक पत्ती होती है। पत्ती के ऊपर हरे रंग का एक धब्बा होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोलते हैं, और इसके ऊपर छोटे छोटे और धब्बे होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको हम बोलते हैं रंध्र यानी स्टोमेटा, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को बड़ा करके दिखाऊं तो ये डिजाइन बना के दिखाया हूं आपको। अब जो हरित लवक होता है दोहरी झिल्ली का आवरण होता है इसके ऊपर, तो हमने इसलिए दो लाइन ऊपर से ऐसे बना दिया है, दोहरी झिल्ली। अब इस हरित लवक के अंदर एक सॉलिड पिलर की संरचना होती है और एक लिक्विड की जैसी संरचना होती है। जो पिलर की जैसी संरचना है उसको बोलते हैं ग्रेना, और जो लिक्विड की जैसी संरचना है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अब इस ग्रेना में पिलर की जैसी संरचना है, इसमें बहुत सारी पट्टियां ऐसे लगी हुई हैं। एक पट्टी को निकालेंगे तो वह सिक्के जैसी संरचना होती है, तो उस सिक्के जैसी संरचना को निकाल के देखा जाए तो मैंने यहाँ दिखाया, उसको बोलते हैं थैलेकाइड। जो सिक्के जैसी संरचना है अगर उसको देखेंगे निकाल के तो क्या बोलेंगे? थैलेकाइड। ठीक है, अब इस थैलेकाइड के अंदर देखेंगे तो क्या भरा हुआ है? पर्णहरिम भरा हुआ है। अब पर्णहरिम के अंदर कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। पर्णहरिम के अंदर कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। इतना जानकारी आपको चित्र के बारे में हो गई। अब आइए देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो भी विजिबल रे आती है, यानी कि दृश्य किरणें होनी चाहिए। सूर्य के प्रकाश से तो इनविजिबल रे भी आती है, जैसे इंफ्रारेड किरणें हो जाएंगी, ठीक है ना, और अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाएंगी, और ये कुछ विजिबल रे आती है जो 7 रंगों वाली होती हैं। तो केवल 7 रंगों वाली विजिबल रे जो होती है, दृश्य प्रकाश जिसे कहते हैं, उसी के आने से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, और किसी के आने से नहीं। और रक्त किरणें आएंगी या परावैंगनिक किरणें आएंगी तो उनके आने से यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं संपन्न होती है। ठीक है, चलिए अब ये प्रकाश की किरण आएगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी? ग्रेना पर। सबसे पहले कहाँ जाएगी? ग्रेना पर। ग्रेना के अंदर कौन है? थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड हीट होगा। थैलेकॉइड के अंदर क्या है? आपका पर्णहरिम है। पर्णहरिम हीट होगा। पर्णहरिम के अंदर क्या बैठा है? मैग्नीशियम तत्व बैठा है। फिर मैग्नीशियम हीट होगा तो मैग्नीशियम क्या काम करेगा? मैग्नीशियम क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा तो उससे किसी का निर्माण होगा? NADP का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? NADP का निर्माण होगा। ठीक है, NADP क्या काम करेगा कि जो पहले से पत्तियों में जल है उस जल को क्या काम करेगा? तोड़ देगा। NADP क्या काम करेगा? पत्तियों में जो जल है उसका बटन करेगा, नहीं जल को तोड़ेगा। जल को तोड़ेगा तो 2 आयनों में तोड़ेगा, H+ और OH- में तोड़ेगा। तो बहुत सारे जल के जब अणु लेंगे तो बहुत सारे जल के H+ आयन भी हो सकते हैं और बहुत सारे जल के OH- आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो OH- आयन होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? फिर से पुनः जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाते हैं पत्तियों से बाहर, तो इनका तो कोई रोल है नहीं, फिर ये तो बाहर हो गए। ये जो H+ बच जाता है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो H+ इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या काम करता है कि जो NADP इसको तोड़ के भगाया है OH को, क्योंकि इसको पसंद था कौन? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन को पसंद करता था, इसीलिए जल को तोड़ के हाइड्रोजन को अलग किया है और OH को अलग किया है। फिर इस हाइड्रोजन को क्या काम कर लिया? ग्रहण। देखिए हमने लिखा है ग्रहण। फिर से हाइड्रोजन को क्या काम करता है? ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करता है तो उसके बाद निर्माण किसका होता है? NADPH का निर्माण होता है। फिर आगे यही प्रक्रिया होती है। तो जानते हैं आगे फिर यह NADPH2 बन जाता है। चल के आगे चल के क्या बन जाएगा? NADPH2 बनता है। ठीक है ना, और सबका एक ही काम है क्या? कि यह सभी लोग प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से यह ग्लूकोज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसका निर्माण हो गया। अब इसके बाद जो ये जो जल और ऑक्सीजन आए हैं इस थैलेकॉइड के अंदर निर्माण हुआ था, थैलेकॉइड से आए जाएंगे बाहर इसमें स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर बैठा होता है पहले से कौन? RUDP या RUBP। इसका भी जस्ट निर्माण ही होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसका निर्माण क्या करता है? हो जाता है।
अब यह क्या काम करता है कि इसको ना तो जल पसंद है ना तो O2 पसंद है, तो अब तो ये दोनों से नफरत करता है। इसको पसंद होता है CO2, ये CO2 खोजता है, कहीं भी हरित लवक के अंदर CO2 मिलता ही नहीं है, तो बाहर वातावरण से CO2 गैस को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। जब बाहर से CO2 को अवशोषण करता है तो इसके बाद जगह की कमी पड़ने लगेगी। भाई पहले ही से एक रूम में जो बैठा है, अब कोई और आगे तो जगह की दिक्कत हो ही करेगी। अब मालिक हम है तो लगा ही देंगे। तो यहाँ स्ट्रोमा का मालिक RUDP था, या RUDP का काम करता है CO2 को मेहमान बना के लेके आता है इसके साथ क्रिया करने के लिए। फालतू में देखता है कि हाइड्रोजन जगह घेरे हुए हैं, इन दोनों लोगों को क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है ना। रंध्र छिद्र के माध्यम से ये लोग हाइड्रोजन और जल और ऑक्सीजन कैसे हो जाती है, बाहर जाती है। तो इसी को बाहर होने की प्रक्रिया को आप वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यह RUDP इस CO2 के साथ कई चरण में, कई स्टेप में अभिक्रिया करती है, उसके बाद जाके बनाती है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यह RUDP कार्बन फिक्सेशन का काम कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि यह अस्थायी कार्बन को अस्थायी कार्बन में बदलने की कोशिश करता है, कार्बनिक पदार्थ को। तो ये इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट हो गई। हाँ, अब मैं आपको हिल रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर NADP क्या है वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। NADPH क्या होता है उसको बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब ये देखिए हमने लिख दिया इधर अलग मार्कर से, इसी को आप बोलेंगे क्या कि यही है आपका हिल रिएक्शन या फिर प्रकाशिकी अभिक्रिया, ठीक है ना। इसी को आप बोल दीजिए कि हिल रिएक्शन, यही आपका है हिल रिएक्शन, ठीक है। कि जब सूर्य का प्रकाश गिरना पर पड़ता है तो पर्ण गर्म हो जाता है। देखिए सूर्य का प्रकाश गिरना पड़ेगा तो पर्ण गर्म हो जाएगा, जिससे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। अब इसके अंदर पर्ण है तो पर्ण गर्म होगा तो मैग्नीशियम गर्म होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, ये तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है, तो जल का अपघटन हो जाता है H+ और OH- आयन में। इसके अंदर जो जल पहले से होता है उस जल का अपघटन हो जाएगा किसमें, H+ और OH- में, और जितने भी OH- आयन है आपस में सब मिलकर क्या बनाएंगे, फिर से जल और गैस बना देते हैं ऑक्सीजन। तो सभी OH आयन आपस में जुड़ करके पुनः जल और O2 गैस का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को ये बोलते हैं आप हिल रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया, या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन, ठीक है। और यह सब हो कहाँ रहा होता है, तो थैलेकॉइड के अंदर हो रहा होता है, और इसे आप पहला चरण कह सकते हैं कि पहले चरण की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका पूरा ओवरऑल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और ये NADP क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसको NADP का पूरा नाम है, ठीक है। अगर यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो लास्ट आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। और ये क्या है RUDP क्या है, तो रिबुलोज 1,5 डाई फास्फेट या रिबुलोज 1,5 बाई फास्फेट, यानी D से डाई और B से बाई, और दोनों मतलब दो होता है, ठीक है ना। डाई भी अंग्रेजी में दो होता है और बाई भी अंग्रेजी में क्या होता है, दो होता है, इसलिए बायोनोमियल कभी पढ़े होंगे, ठीक है ना, द्विपद या बहुपद बायोनोमियल। तो और डाई भी पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 पढ़ते हैं, वहां पे O2 दूध होता है इसलिए डाई पढ़ते हैं, तो डाई और बाई दोनों कई होता है, D और B लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है ना। और ये सभी लोग काम क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि कार्बन फिक्सेशन में इनका योगदान होता है। कार्बन फिक्सेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें अस्थायी कार्बन डाइऑक्साइड को अस्थायी कार्बनिक पदार्थ में क्या कहता है, बदल जाता है, यानी कि यह अस्थायी कार्बनिक पदार्थ है आपका ग्लूकोज। इस प्रक्रिया के अंदर किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, लास्ट में भोजन का निर्माण होगा। तो यह अस्थायी कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी संपूर्ण अस्थायी रूप से कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, तो वह कार्बन फिक्सेशन होता है उस प्रक्रिया का नाम, और कार्बन फिक्सेशन में यही मदद करता है RUDP या RUDP। तो ये आप हिल रिएक्शन या डार्क रिएक्शन या दोनों आपका कंप्लीट होता है। और बताइए कि ये क्रिया ये जो वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो में कितनी जानकारी मिली। तो जैसी भी जानकारी लगी हो, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें, अगर कोई चीज छूट रही है तो इसे कमेंट कर दें ताकि हम उसको अगली वीडियो में आपको बता सकें, ठीक है। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। बायोलॉजी एकदम आपको कंप्लीट और क्लियर पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा 10th लेवल पे, ताकि आप कहीं भी एग्जाम दीजिए 10th लेवल पे, या जो रेलवे का एग्जाम देना है या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना है आपको, तो भी बायोलॉजी आपको पूरी तरीके से कंप्लीट समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।